नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने उन प्यारे दोस्तों से आग्रह करना चाहता हूं जो हमारे इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे हमारे इस चैनल प्रतिज्ञा जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि संविधान की क्लास की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों आसानी के साथ पहुंचता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने कल 1858, 1861, 1892 व 1909 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ा। भारत शासन अधिनियम, ठीक है दोस्तों। कल जो हम लोगों की क्लास थी दोस्तों वो 1858, 1861, 1892 व 1909 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित थी। इस शासन अधिनियम से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे, उन सब की चर्चा दोस्तों यहाँ पर विस्तार पूर्वक की गई है दोस्तों। जो दोस्त हमारी इस पिछली वीडियो को नहीं देखे हुए हैं, उन दोस्तों से मेरा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट दोस्तों बनाई गई है, वहां पर आपको संविधान की हर वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, जब तक आप इन चीज़ों को दोस्तों पहले से देखे नहीं रहेंगे, तब तक दोस्तों आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी दोस्तों। अर्थात कहने का मतलब तब तक आप लोगों को आगे की चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों जो अगला भारत शासन अधिनियम होगा दोस्तों, वो कौन सा होगा? वह 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, जो हम लोगों का अगला टॉपिक है दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम। यह हम लोग दोस्तों भारत के संवैधानिक विकास को ही पढ़ रहे हैं। भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग दोस्तों भारत के शासन अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों, इस 1919 का भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। इस 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, इसे जाना जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ही क्यों कहा गया? तो दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं दोस्तों, उस समय जो ये मॉन्टेस्क्यू था दोस्तों, ये क्या था? भारत सचिव। क्या था दोस्तों? भारत सचिव था उस समय। कौन? मॉन्टेस्क्यू। और जो चेम्सफोर्ड थे दोस्तों, उस समय क्या थे? ये दोस्तों वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे?
वायसराय थे। तो इन दोनों लोगों के समय में जो शासन अधिनियम लागू किया गया उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हम लोग आगे चलते हैं। यह जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, इसे लागू कब किया गया? ये भी कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को कब लागू किया गया? तो यह लागू हुआ दोस्तों 1921 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1921 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग इसमें 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसमें क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सब की हम लोग विस्तार पूर्वक एक एक करके चर्चा करते हुए दोस्तों चलेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों प्रावधान के बारे में हम लोग। देखिए दोस्तों, इसमें प्रावधान क्या क्या थे इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोस्तों यह पहला अधिनियम है, 1919 का यह पहला अधिनियम था जब भारत में पहली बार उत्तरदायी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा भारत शासन अधिनियम था जिसमें पहली बार उत्तरदायी जैसे शासन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। तो वो कौन सा था दोस्तों? 1919 का भारत शासन अधिनियम दोस्तों। आइए देखते हैं। अब प्रश्न उठता है यह उत्तरदायी शासन क्या है दोस्तों? थोड़ा से इसके बारे में इतिहास है, यह कहाँ से कैसे आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में दोस्तों। देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि भारत का प्रथम जन आंदोलन किसे कहा जाता है, भारत का प्रथम जन आंदोलन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन, यह जो होम रूल लीग आंदोलन है दोस्तों, इसे भारत का प्रथम जन आंदोलन, भारत का प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों। किसे? होम रूल लीग आंदोलन को। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1916 ईस्वी में हुई थी दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ। और इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसी को ही स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी को ही किस नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार उत्तरदायी जैसे शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अब इस उत्तरदायी शासन की क्या पृष्ठभूमि रही दोस्तों, कहाँ से ये आया? तो आप अगर पूछे कि इसमें जो होम रूल लीग आंदोलन ने एक पृष्ठभूमि तैयार की थी, किसके लिए? 1919 के भारत शासन अधिनियम के लिए। यह होम रूल लीग आंदोलन दोस्तों भारत का प्रथम जन आंदोलन था, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ जो दोस्तों हुआ था, कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अब दोस्तों देख लेते हैं ये उत्तरदायी शासन आया कहाँ से, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा से आप लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानते रहिए दोस्तों, एक एक चीज़ दोस्तों यहाँ से क्लियर करने वाले हैं, बस आप लोग हमारे साथ लगे रहिए। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हमारा यह प्रयास है
कि एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को यहाँ से जैसे बन सकते हैं, एक एक शब्दावली को हम क्लियर करते चले, बस आप हमारा साथ देते चलिए दोस्तों। वादा करते हैं, इतना मेरा आत्मविश्वास है कि एक भी क्वेश्चन दोस्तों संविधान से और जो हमने आपको पढ़ा दिया है यहाँ से एक भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का गलत नहीं होने पाएगा। बस आप ईमानदारी पूर्वक दोस्तों मेहनत करते चलिए, कड़ी मेहनत दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, यह जो होम रूल लीग आंदोलन था, होम रूल लीग आंदोलन, जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते थे दोस्तों, यह 2 स्थानों से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। 2 स्थानों से, याद रखिएगा कितने स्थानों से? 2 स्थानों से प्रारंभ हुआ था। एक तो दोस्तों मुंबई में, और एक दोस्तों मद्रास में। ठीक है दोस्तों, एक मुंबई में, एक मद्रास में। अब मुंबई में जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया दोस्तों, उसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो उसका नेतृत्व किया था बीजी तिलक ने। किसने दोस्तों? बीजी तिलक। बीजी तिलक मतलब दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। तो मुंबई में जो होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बीजी तिलक ने 1916 ईस्वी में। और दूसरी तरफ दोस्तों मद्रास में ही 1916 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया किसने? एनी बेसेंट ने। ठीक है दोस्तों, अब जरा दोस्तों यहाँ से बीजी तिलक के बारे में थोड़ा सा एक कथन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह प्रश्न दोस्तों, वह कथन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर यूपीपीएससी तक यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चाहे वो एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो दोस्तों, यूपीएससी। तो जितने भी लोअर से लेकर हायर तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, वहाँ पर यह क्वेश्चन, यह कथन आया हुआ है। इसको आप लोग देख लेंगे। एक दोस्तों ब्रिटिश व्यक्ति का नाम मिलता है जिसका नाम है वेलेंटाइन शिरोल। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और इस कथन को मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इसे आप लोग बड़े ही हाईलाइट में इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। वेलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा दोस्तों? इन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं दोस्तों। तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? तो वेलेंटाइन शिरोल ने कहा। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय अशांति का जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है? तो आपके विकल्प में, चारों विकल्प में दोस्तों अलग अलग नाम दिए रहेंगे, उसमें आपको बाल गंगाधर तिलक वाले ऑप्शन को दोस्तों टिक करना है दोस्तों। ठीक है, और किसने कहा था? ये वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और देख लेते हैं हम। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से जब बीजी तिलक लंदन चले जाते हैं तो मुंबई में जो होम रूल लीग आंदोलन था दोस्तों वो कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए मद्रास में यहाँ जो एनी बेसेंट थे। अब दोस्तों हमने आपको बताया था कि उस समय भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेस्क्यू उस समय क्या थे? भारत सचिव थे। तो एनी बेसेंट और मॉन्टेस्क्यू के मध्य दोस्तों एक समझौता होता है दोस्तों। क्या होता है? समझौता होता है। एनी बेसेंट को दोस्तों लंदन में बुलाया जाता है मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन को समाप्त करने के लिए। तो मॉन्टेस्क्यू और एनी बेसेंट के मध्य एक समझौता हुआ जिसके तहत मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसद के सदन हाउस
ऑफ कॉमन में एक घोषणा पत्र जारी किया दोस्तों। एक घोषणा की किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। और वह घोषणा कौन सी थी दोस्तों? इसकी तिथि पूछी जाती है दोस्तों। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन में एक घोषणा की, जिसके तहत यह बताया गया दोस्तों कि आगे आने वाले अधिनियम, जो अधिनियम होगा, जो भारत शासन अधिनियम होगा, जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाएगा, उसमें उत्तरदायी जैसे शासन की व्यवस्था की जाएगी दोस्तों। तो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था पहली बार कहाँ दिखाई दी? तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेस्क्यू के घोषणा पत्र में दोस्तों। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो हाउस ऑफ कॉमन में 20 अगस्त 1917 को घोषणा की, इसे मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हालांकि दोस्तों इसकी जो चर्चा है यह आधुनिक इतिहास का दोस्तों टॉपिक है। वहाँ पर हम लोग जब इसको आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर इसे विस्तार रूप से इसके बारे में आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यह बताया गया, मॉन्टेस्क्यू द्वारा यह घोषणा की गई कि जो भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद में आगे के लिए पारित किया जाएगा, उसमें भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों जो अगला अधिनियम आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसमें यह प्रावधान किया गया क्या कि उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप लोग ज़रा इसे नोट कर लीजिए और देखिए एक एक चीज़ को दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करते हुए चलिए, फिर उसके बारे में हम लोग आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या प्रावधान है। एक एक चीज़ को दोस्तों हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए आगे क्या प्रावधान था दोस्तों। इस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दोस्तों प्रांतों में क्या लागू किया गया दोस्तों? द्वैध शासन। क्या लागू किया गया दोस्तों? द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया जाता है। वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया? तो वह अधिनियम कौन सा होगा दोस्तों? 1919 का भारत शासन अधिनियम दोस्तों। अब दोस्तों इस द्वैध शासन के बारे में जरा से आप लोग समझ लीजिए। यह दोस्तों एक तो था प्रांतों में और एक था केंद्र में। ठीक है दोस्तों, प्रांतों में दोस्तों 1919 के तहत, प्रांतों में 1919 के तहत द्वैध शासन लागू किया गया और दोस्तों केंद्र में 1935 के तहत द्वैध शासन लागू किया जाता है। अब अगर दोस्तों हम आपसे पूछें कि प्रांतों में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया, तो आपका आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? तो दोस्तों जब हमने बताया कि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1935 ईस्वी में। तो इसका मतलब है कि जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था उसे समाप्त करके ही 1935 ईस्वी में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अर्थात अब 1935 ईस्वी में प्रांतों को क्या कर दिया गया दोस्तों? फ्रीडम प्रदान कर दी गई, अर्थात उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। तो दोस्तों 1935 की एक विशेषता है दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसका मतलब है कि प्रांतों को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? स्वतंत्र कर दिया गया, अर्थात प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों, प्रांतों में उस समय दोस्तों गवर्नर शासन प्रशासन को संचालित करते थे
और केंद्र में दोस्तों गवर्नर जनरल प्रशासन को संचालित करते थे। तो गवर्नर ने दोस्तों प्रांतों के समस्त प्रशासनिक विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया दोस्तों। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित कर दिया दोस्तों। एक आरक्षित विषय, ठीक है दोस्तों, और एक हस्तांतरित विषय, ठीक है दोस्तों। अब जो आरक्षित विषय था दोस्तों, इसमें गवर्नर प्लस परिषद के सदस्य क्या करते थे दोस्तों? शासन प्रशासन संचालित करते थे। और जो हस्तांतरित विषय था दोस्तों, इस हस्तांतरित विषय में गवर्नर प्लस मंत्री शासन प्रशासन को चलाया करते थे, संचालित करते थे, नियम कानून बनाया करते थे दोस्तों। अब जब यह केंद्र में लागू हो गया तो आरक्षित विषय पर गवर्नर जनरल प्लस परिषद के सदस्य कानून बनाएंगे, ठीक है, और हस्तांतरित विषय पर गवर्नर जनरल प्लस मंत्री ये क्या करेंगे? शासन प्रशासन को संचालित करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और क्या प्रावधान थे? अब दोस्तों ये जितने भी 1919 का भारत शासन अधिनियम दोस्तों पूरा ही महत्वपूर्ण है। सारे इसके तथ्य महत्वपूर्ण है दोस्तों। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को दोस्तों याद होनी चाहिए और इसे विस्तार पूर्वक आप लोग इसे पढ़िएगा, समझिएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ से आपका 1909 हो गया, 1919 हो गया और आने वाला जो अधिनियम है दोस्तों 1935, ये तीनों के तीनों अधिनियम दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए देखते हैं प्रावधान अगला क्या है दोस्तों। 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत अगला प्रावधान क्या है दोस्तों? इसके अंतर्गत दोस्तों एक केंद्रीय विधानमंडल की दोस्तों स्थापना की गई और इसी के तहत पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई दोस्तों। मतलब केंद्रीय जो विधानमंडल है, जिसे हम लोग आज के समय में संसद के रूप में जानते हैं दोस्तों, तो यह केंद्रीय विधानमंडल के दो सदनों की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? 1919 के तहत। और वे सदन कौन कौन से थे दोस्तों? इसको देख लीजिए। एक को राज्य परिषद कहा जाता था दोस्तों, राज्य परिषद, और एक को दोस्तों केंद्रीय विधानसभा, ठीक है दोस्तों। यह जो दोस्तों राज्य परिषद है, इसे हम लोग आज वर्तमान समय में राज्यसभा के रूप में जानते हैं दोस्तों, राज्यसभा के रूप में। और जो ये हमारी केंद्रीय विधानसभा है दोस्तों, इसे हम लोग लोकसभा के रूप में दोस्तों जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और दोस्तों देख लीजिए और क्या प्रावधान है। अब देख लीजिए दोस्तों अगला जो प्रावधान है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि एक पीएससी का गठन किया जाएगा दोस्तों। किसका? पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या दोस्तों? पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे लोक सेवा आयोग भी कहते हैं, लोक सेवा आयोग, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पीएससी का गठन का प्रावधान किया गया था, किसमें किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ये बताया गया कि एक लोक सेवा आयोग होगा, पीएससी होगा, ठीक है। लेकिन यह पीएससी जो था दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या हो गया दोस्तों? असफल हो गया, ठीक है। ये सफल नहीं हो पाया। तो इसकी असफलता की जांच करने के लिए, मतलब इस लोक सेवा आयोग में और क्या सुधार हो सकते हैं, इसमें सुधार करने के लिए दोस्तों 1923 ईस्वी में एक चीज़ को दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। 1923 ईस्वी में दोस्तों ली आयोग का गठन किया गया दोस्तों। किसका? ली आयोग का गठन
ठीक है दोस्तों, ली आयोग का गठन किया गया। इस ली आयोग की सिफारिश पर दोस्तों, इस ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, सुझाव के आधार पर दोस्तों 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को दोस्तों केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का दोस्तों क्या किया गया, गठन किया गया दोस्तों। केंद्रीय मतलब ये जो पीएससी था, अब इसे क्या कहा जाने लगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग दोस्तों। और जो इसके दोस्तों अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों, सर रोस बारकर। कौन थे दोस्तों, सर रोस बारकर थे इसके अध्यक्ष। अब दोस्तों ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, जिसका पूर्व नाम क्या था, पीएससी था, अब इसे दोस्तों 1935 ईस्वी में बदल कर दोस्तों क्या कर दिया गया, एफपीएससी मतलब दोस्तों फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग। अब दोस्तों हुआ क्या, इस 1935 ईस्वी से 1935 ईस्वी में इसे बदल कर क्या कर दिया गया, एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। 1950 में दोस्तों, 1950 में इसका नाम बदलकर दोस्तों, जब संविधान को लागू किया जाता है तो दोस्तों इसका नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया गया दोस्तों, यूपीएससी दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वर्तमान समय में ये इसे क्या कहा जाता है, यूपीएससी, जिसका भी मतलब होता है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों इस फेडरल का मतलब भी संघ होता है दोस्तों, इस यूनियन का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, संघ होता है। फेडरल यह अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है दोस्तों, और जो यूनियन है दोस्तों यह भारत के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। तो जो भारत में संघ है वो यहाँ पर संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ना कि फेडरल का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें एक एक बिंदु आप लोगों की समझ में आ गई होगी दोस्तों। देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि एक एक चीज़ को हम क्लियर करने वाले हैं, बस आप हमारे साथ लगे रहिए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ज़रा देख लीजिए और क्या क्या प्रावधान थे इसमें। अब दोस्तों इस 1919 में जो हमारा 1919 का दोस्तों एक्ट था, इसमें कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा, एक कमीशन का गठन किया जाएगा। यह प्रावधान था किसमें दोस्तों, 1919 में यह प्रावधान बताया गया था दोस्तों। अब इस 10 वर्ष बाद दोस्तों, 10 वर्ष बाद होगा कितना दोस्तों, 1929। लेकिन दोस्तों 10 वर्ष के पहले ही 1929 के 2 वर्ष पहले ही दोस्तों, अर्थात 1927 ईस्वी में उस आयोग के गठन की घोषणा कर दी जाती है दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। यह साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों, यह साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी के में भारत आता है। भारत में कहाँ आया दोस्तों, तो भारत में कहाँ आया, सबसे पहले मुंबई में दोस्तों। कहाँ आया, मुंबई में आया। तो जो आयोग के, जो कमीशन के गठन का प्रावधान दोस्तों किया गया था, वह
10 वर्ष बाद किया गया था, लेकिन 2 वर्ष पहले ही इसके गठन की घोषणा कर दी जाती है। कब? 1927 ईस्वी में। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह कमीशन आता है, जिसे हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब इस साइमन कमीशन में दोस्तों कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? सर जॉन साइमन। कौन थे दोस्तों? सर जॉन साइमन थे। इसकी दोस्तों रिपोर्ट कब आती है? इसको भी देख लीजिए। इसकी रिपोर्ट मार्च 1930 ईस्वी को इसकी रिपोर्ट आती है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ भी आपका हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपकी समझ में दोस्तों आ गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम है उसको देख लीजिए दोस्तों। उसको देखने से पहले थोड़ा से 1-2 प्रावधान इसमें और हैं, उसको भी समझ लीजिए। इस 1919 के भारत शासन अधिनियम में और क्या प्रावधान थे दोस्तों, इसको जान लीजिए। इसके तहत भारतीयों को प्रशासन, मतलब जो भारतीय प्रशासन को संचालित करने के लिए दोस्तों एक हाई कमिश्नर, क्या दोस्तों? एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई दोस्तों। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, का गठन किया गया था? तो वो होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम दोस्तों। और जो अगला दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिए। जो अगला आपका है, सारे के सारे तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस अधिनियम के तहत दोस्तों नरेश मंडल का गठन किया गया दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया दोस्तों। नरेश मंडल के गठन का प्रावधान किया गया था किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। लेकिन इसका दोस्तों गठन कब हुआ? तो इसका गठन आप बताएंगे 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्या प्रावधान है दोस्तों, उसको देख लीजिए। इसी अधिनियम के तहत दोस्तों भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की दोस्तों क्या की जाती है? शुरुआत होती है। तो दोस्तों आप वर्तमान समय में ले लीजिए, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? लोकसभा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है, वोट करती है दोस्तों। ठीक है। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों। ये तो था दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसके बारे में हम लोगों ने बड़े ही विस्तार से एक एक बिंदु को समझा और उन सब पर दोस्तों चर्चा की जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों जो अगला भारत शासन अधिनियम होगा इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों हम लोग कल की क्लास में उसे भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। हालांकि दोस्तों यहाँ जल्दबाजी नहीं करना चाहते, चूँकि एक एक चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। चूँकि यह जो 1919 है 1935 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। इसलिए इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे, उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो भारत शासन अधिनियम होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? 1935, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट की क्लास में दोस्तों करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लग रही हो और आप के समझ में बेहतर ढंग से हर चीज़ें आ रही हों, तो मैं आपसे बार बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और दोस्तों लाइक भी किया करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों, ताकि उनका भी दोस्तों यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने उनका भी दोस्तों भला होता जाए। ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों।